हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ेंगे। जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल क्या है, कौन है, और इनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे और फिर इसकी जितनी भी रचनाएं हैं उसे भी जानेंगे। उसके बाद मिल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि सबसे पहला है कि मिल के अध्ययन पद्धति का वर्णन करें, इसे भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मिल के द्वारा जो बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत में जो संशोधन किया है, ये क्वेश्चन जो है आता है, इसे भी पढ़ेंगे। और फिर मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। और फिर मिल के राज्य संबंधी विचार को भी पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं मिल के सारे बातों को। सबसे पहले मिल का जो जीवन परिचय को हम जानते हैं कि उपयोगितावाद के अंतिम प्रबल समर्थक मिल को माना जाता है और इनका जन्म 20 मई 1806 ईस्वी को लंदन में होता है। और मिल जो है अपने पिता जेम्स मिल, जो प्रथम संतान थे अपने पिता के, उसके पिता स्वयं उपयोगितावादी सुधारक होने के नाते उसे उपयोगितावादी शिक्षा देना चाहते थे। मिल स्वयं भी एक प्रतिभाशाली बालक था। उसने मात्र 3 वर्ष की आयु में ही ग्रीक भाषा और 8 वर्ष की आयु में लैटिन भाषा सीख चुके थे। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसके पिता जेम्स मिल ने उसे अपने निर्देशन में जेनोफोन, हेरोडोटस, आइसोक्रेटस, प्लेटो, होमर, थ्यूसिडाइटस, एरिस्टोफेन्स, डेमोस्थेनीज, अरस्तु, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि के ग्रंथों का गहन एवं तर्कपूर्ण अध्ययन जो है उनको कराते थे और इन्होंने अध्ययन किया भी था। और वह एक एकांत प्रिय एवं अध्ययन प्रेमी विचारक था। वह किसी से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसे मानसिक तनाव जो है घेर लिया था। मिल के जो है उसके पिता जो है 1820 में फ्रांस भेज दिया ताकि वह स्वास्थ्य लाभ ले सके। वहाँ उसने बेंथम के छोटे भाई सैमुअल बेंथम के पास रहकर प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। इससे उसे मानसिक तनावों से मुक्ति मिली और वह वापस इंग्लैंड में आकर जो है अध्ययन में फिर से जो है वह जुट जाते हैं। उसके बाद वह वापस लौटकर जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम की पुस्तक कानून के सिद्धांत का अध्ययन करना प्रारंभ करता है। उसके बाद उसने प्रसिद्ध विधिवेत्ता जॉन ऑस्टिन से कानून की शिक्षा प्राप्त भी करते हैं और वह 16 वर्ष की आयु में ही एक प्रौढ़ विद्वान बन जाता है। 1823 में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है और वह उस पद पर 1858 तक काम करते हैं और यहाँ रहकर उसे जो है शासन संबंधी समस्याओं का गहरा अनुभव प्राप्त होता है। 1826 में उसके जीवन में कठोर बौद्धिक अनुशासन के कारण मानसिक संकट पैदा हो जाता है। इस दौरान उसने वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की कविताएं पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उसके स्वभाव और चिंतन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। और जो है वहाँ पर जो है उसको कहा जाता है कि 1831 में उसका परिचय जो है श्रीमती हैरियट टेलर नामक संभ्रांत महिला से होता है और उसकी मित्रता ने उसके मानसिक तनाव को दूर करता है और दोनों की प्रगाढ़ मित्रता टेलर के पति की मृत्यु के बाद 1851 में परिणय सूत्र में बदल जाता है, यानी दोनों जो है फिर शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों ने पारस्परिक सहयोग से कविताएं लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मिल ने स्वयं कहा है कि श्रीमती टेलर बुद्धि और प्रतिभा के साकार प्रतिभा थी। उसने अपने जीवन के शेष वर्ष अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, यानी कि कुछ दिनों के बाद जो है उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसने क्या किया कि पत्नी की मृत्यु के बाद एविगवान नामक नगर में अपनी पत्नी की कब्र के पास बिताता है।
1865 में वह वेस्टमिनिस्टर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य चुन लिया जाता है। 1866 से 68 तक वह वहां संसद सदस्य रहते हैं। इस दौरान उसने इंग्लैंड में भूमि सुधार, किसानों की स्थिति, महिला मताधिकार, बौद्धिक कार्यकारियों की स्थिति, श्रमिक वर्ग के हितों आदि के बारे में अपने विचार को उन्होंने व्यक्त करता है, लेकिन वह जननायक जो है नहीं बन पाता है। मिल एक असाधारण, श्रेष्ठ एवं संत कोटि का विचारक होता है। उसमें बौद्धिक प्रतिभा, आंदोलनकारी क्षमता, संवेदनशील हृदय, स्नेही प्रवृत्ति, स्वतंत्रता के प्रति अथाह प्रेम जो है उसका सुंदर समन्वय था। वह जो है स्वयं ग्लेडस्टोन ने स्वीकार किया कि जब जॉन बोलता था तो मुझे यह अनुभूति होती थी कि मैं एक संत की वाणी सुन रहा हूँ। 1873 में उसकी जीवन लीला जो है समाप्त हो जाती है और उसकी पत्नी की कब्र में ही उसे भी दफना दिया जाता है। ये जो है मिल की जीवन परिचय है, जन्म से लेके मृत्यु तक। अब उनकी रचनाएं को पढ़ेंगे कि मिल ने क्या क्या रचनाएं की थी। जॉन स्टुअर्ट मिल एक तर्कशील व बुद्धिमान लेखक था। उसने अपनी प्रतिभा के राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, अध्ययन शास्त्र, आचार शास्त्र, न्याय शास्त्र सभी विषयों में उन्हें जो है अच्छा खासा ज्ञान था। उसकी रचनाओं पर उसके पिता जेम्स व बेंथम का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। उसकी रचनाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है जीवन काल की रचना है और दूसरा उनके मृत्यु के बाद की रचनाएं को शामिल किया जाता है। तो इनकी रचनाएं हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक, दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तीसरा है ऑन लिबर्टी और चौथा है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। आगे है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और फिर यूटिलिटेरियनिज्म। आगे है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन। ये 7 जो है रचनाएं हैं बेंथम की। उसके बाद जीवन काल में ये रचनाएं लिखी गई थी, लेकिन मृत्यु के बाद भी कुछ शुभ चिंतकों ने उनकी रचनाएं को प्रकाशित किया है, जिनमें है ऑटोबायोग्राफी और एसेज ऑन रिलीजन और लेटरस। मिल की रचनाएं उसकी बहुमुखी प्रतिभा को साकार करने वाले प्रतिबिंब है। उसकी रचनाएं उसके दायित्व को प्रकट करने वाली तथा जीवन के सत्य पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली जीवन गाथाएं हैं। अब आइए जानते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की अध्ययन पद्धति क्या है। मिल ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ लॉजिक में समाज शास्त्र के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा की है। उनका कहना था कि समाज शास्त्र की पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों की तरह ही कठोर बनाना चाहिए। उसने अपने अध्ययन में 4 तरह की पद्धतियों का वर्णन किया है, जिसमें पहला है ऐतिहासिक पद्धति। इसमें जो है किसी भी वस्तु या विचार के उद्भव और विकास के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इनका जो है ऐतिहासिक पद्धति ही है। तो इसमें क्या होता है कि मिल के विचार के उद्भव और विकास के जो है इतिहास का अध्ययन किया जाता है। मिल का मानना है कि ऐतिहासिक पद्धति आगमनात्मक होती है। वह मानव व समाज को परिवर्तनशील मानकर उसके परिवर्तनों का इस विधि से अध्ययन करना चाहता है, और उसका मानना ये भी है कि किसी विशिष्ट समय में सामाजिक परिस्थितियां ही समाज का स्वरूप निर्धारित करती है। किंतु कई बार ऐतिहासिक तथ्य और घटनाएं कालांतर में सामान्यीकृत हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इस विधि की सत्यता व विश्वसनीयता धीरे धीरे कम हो जाती है। इनका जो दूसरा पद्धति है वो है प्रयोगात्मक पद्धति। किसी विशिष्ट अनुभव पर आधारित होता है। इसको रसायन पद्धति भी कहा जाता है, प्रयोगात्मक पद्धति को।
इसके अंतर्गत रसायन शास्त्री की तरह समाज शास्त्र के विद्वान विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को मिलाकर सामान्य सिद्धांत के निर्माण करने का प्रयास करते हैं। और मिल की धारणा होती है कि सामाजिक परिस्थितियां सदैव बदलती रहती है। किसी एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ना तर्कसंगत नहीं हो सकता है। इसीलिए यह पद्धति भी राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। इनका जो तीसरा पद्धति है ज्यामिति विधि है। इनका जो है तीसरा पद्धति, यह भी जो है नियमों और परिवर्तनशील समाज में लागू करना इसका कठिन है। इससे क्या होता है कि समाज के वास्तविक घटनाओं की व्याख्या करना असंभव होता है। लेकिन समाज शास्त्र में क्या होता है कि पूर्व निर्धारित नियमों के अभाव में इसे जो है लागू नहीं किया जा सकता है। इनका जो अगला पद्धति है अध्ययन पद्धति निगमनात्मक पद्धति है। निगमनात्मक पद्धति में निगमन और आगमन दोनों का सम्मिश्रण होता है। इसे भौतिक पद्धति भी कह सकते हैं। इस पद्धति में किसी एक या कुछ मौलिक मान्यताओं से नहीं बल्कि अनेक पूर्व कथित तथ्यों से निगमन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रत्येक कार्य को कारण का परिणाम मानकर समाज की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें तथ्यों का निरीक्षण, परीक्षण व परीक्षण से प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण करके सिद्धांतों की रचना की जाती है। उन सिद्धांतों को विशेष परिस्थितियों में दोबारा परीक्षण करके निश्चित रूप जो है इसमें उसको प्रदान किया जाता है। तो ऊपर में जो उपयुक्त अध्ययन पद्धति को पढ़ने से आगमनात्मक तरीका द्वारा उपलब्ध तथ्यों की निगमनात्मक प्रयोग करके ऐतिहासिक और भौतिक पद्धतियों को मिला दिया गया है। और उसकी अध्ययन पद्धति 3 बातें प्रमुख है। पहला है अनुभव के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों व घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों की खोज करना। दूसरा है अनुभव द्वारा उपलब्ध तथ्यों का निगमनात्मक प्रयोग करना। तीसरा है अनुभव के द्वारा तथ्यों की सत्यता को प्रमाणित करना है। अब क्या होता है कि आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति को मिलाना विरोधाभास पैदा करता है, इसलिए उसकी अध्ययन पद्धति की आलोचना का शिकार होना पड़ता है। सेबाइन ने भी कहा है कि सामाजिक विज्ञानों को आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों पद्धतियों की जरूरत होती है। इसलिए मिल की पद्धति को समाजशास्त्री पद्धति कहा जा सकता है। यह पद्धति आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों पद्धतियों को सामंजस्यपूर्ण प्रयोग पर आधारित किया जाता है। अब जो मिल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया है, वर्णन कीजिए। ये एक उपयोगी मिल के ऊपर जो है एक ये क्वेश्चन आता है कि मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधन को वर्णन करें। तो आइए इसे जानते हैं कि बेंथम के जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है तो उसमें क्या मिल ने संशोधन किया है। तो इससे जो है जानने के लिए आप चैनल पर जाकर के बेंथम के उपयोगितावाद को पहले समझ सकते हैं और इसे बेंथम की क्या है उपयोगितावाद, उसके बाद जो है इसमें मिल ने क्या संशोधन किया है, इसे जो है अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। आइए हम जानते हैं कि मिल ने क्या संशोधन किया है बेंथम के उपयोगितावाद में। मिल के समय में बेंथम के उपयोगितावाद की बहुत आलोचना हो रही थी। आलोचक विद्वानों का आरोप था कि यह कोरे भौतिक एवं इंद्रिय सुख पर आधारित है, यानी कि जो बेंथम के जो उपयोगितावाद है वह जो है भौतिक और इंद्रिय सुख पर आधारित है। कई लेखकों ने तो इसे सुअर दर्शन कहकर आलोचना की थी, लेकिन जॉन मिल ने जो है बेंथम के सच्चे शिष्य होने के कारण उसकी जो आलोचनाएं को वह सह नहीं सका और इसीलिए जो है मिल ने उनके बचाव के लिए उपयोगितावाद के ऊपर लगाए गए आरोप को मुक्त करने का प्रयास किया। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद का अंधाधुंध अनुसरण करने के बजाय कुछ परिवर्तनों के साथ पेश किया। उसने मिल के भौतिकवाद के स्थान पर नैतिकता, अंतःकरण और स्वतंत्रता पर बल दिया।
यहाँ पे कहा जाता है कि मिल ने बेंथम की जो उपयोगितावाद का सिद्धांत था, उन सारे सिद्धांतों को मिल ने उपयोग नहीं किया। मिल ने जो बेंथम की उपयोगितावाद था, सिर्फ भौतिकवाद, नैतिकवाद, अंतःकरण और स्वतंत्रता पर ही संशोधन किया और उसी पर जो है ज़्यादा बल भी दिया गया। बेंथम के उपयोगितावाद के बचाव और संशोधन में वह इतना आगे निकल गया था कि वह अपने वास्तविक मार्ग से लगभग हट गया। इसलिए अनेक विद्वानों ने कहा है कि जो कुछ मिल ने लिखा है उसका बेंथम के उपयोगितावाद से कुछ लेना देना नहीं है। उसने स्वयं भी कहा है कि मैं पीटर हूँ जिसने अपना गुरु को नकार दिया है। उसके द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए संशोधन को आइए जानते हैं। पहला संशोधन जो किया, सुख मापक गणना विधि के ऊपर जो है मिल ने संशोधन किया है। कैसे किया है आइए जानते हैं। मिल का कहना है कि इस विधि से सुख की मात्रा आकलन निष्पक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। जो बेंथम ने सुख मापक जो एक यंत्र बनाया था, यंत्र के माध्यम से सुख को मापने जो कहा करते थे, तो इसीलिए मिल ने जो सुख विधि जो था सुख की मात्रा का, उसका आकलन निष्पक्ष रूप से नहीं किया। सुख को वस्तुगत दृष्टि से नहीं मापा जा सकता है, ऐसा जो है मिल ने कहा। सुख एक आत्मपरक अनुभूति है जिसे संबंधित व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। उसके अनुसार सुख का तात्पर्य केवल इंद्रिय सुख ही नहीं बल्कि मानसिक एवं नैतिक सुख से भी होता है। इस आधार पर मिल ने सुख मापक गणना विधि को मूर्खतापूर्ण बताया। उनका कहना है कि सुख की गणना दो सुख देने वाली वस्तुओं की प्रगाढ़ता की तुलना करके ही ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा जो है सुखों में गुणात्मक अंतर, इस पर जो है संशोधन किया है। मिल ने कई प्रकार के सुखों में अंतर होता है ऐसा बताया। मिल ने बेंथम के मात्रात्मक भेद का खंडन किया और कहा कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है। उनका कहना है कि कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी इसलिए प्राप्त करने योग्य होते हैं कि वे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। जिन व्यक्तियों ने उच्चतर तथा निम्नतर दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया है, वे निम्नतर की तुलना में उच्चतर सुख को प्राथमिकता अधिक देंगे। बेंथम ने इस कथन से यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन यानी एक खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक काव्य पाठ, इससे जो है मिल सहमत नहीं होते हैं। उसमें मिल का कहना होता है कि एक संतुष्ट सूअर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। और यदि सूअर और मूर्ख उससे सहमत नहीं है तो उसका कारण यह है कि वे केवल अपने पक्ष को ही जानते हैं। इस आधार पर मिल ने सुखों के गुणात्मक अंतर को स्पष्ट किया और उनका जो सिद्धांत था उसमें अधिक संतोषप्रद, सत्य और अनुभव अनुकूल प्रतीत किया। इस प्रकार मिल के गुणात्मक अंतर को स्वीकार करने का तात्पर्य होगा कि जीवन का लक्ष्य उपयोगिता ना होकर श्रेष्ठतम सुख की प्राप्ति करना है। अन्य व्यक्तियों का सुख क्या है, इस पर जो है संशोधन किया है मिल ने। बेंथम के अनुसार मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है जो सदैव अपने हितों को पूरा करने में लगा रहता है और दूसरों के दुख सुख को समझने की योग्यता नहीं है। परंतु मिल ने इनके विचार को खंडन करते हुए कहा कि मनुष्य केवल स्वार्थी ही नहीं बल्कि परमार्थी भी होता है। उसमें अपने सुख की इच्छा के साथ साथ दूसरों के सुख के लिए भी जो है वह काम करता है
और कहता है कि अपना सुख बिल्कुल त्याग कर दूसरों के सुख का ध्यान रखना संसार की वर्तमान अपूर्ण व्यवस्था की दशा में यह सबसे श्रेष्ठ गुण है, ऐसा मिल ने कहा। इन्होंने आगे कहा कि सुख की प्राप्ति का सीधा प्रयास करना व्यर्थ है। उनका मानना है कि सुख की प्राप्ति तभी संभव होता है जब उसके लिए सीधा प्रयास न किया जाए, और व्यक्ति सुखी है जो स्वयं की तुलना में दूसरों पर अपने विचार केंद्रित करता है। आगे इन्होंने कहा कि इतिहास व परंपराओं को महत्व। बेंथम ने इतिहास और परंपरा की घोर उपेक्षा किया था। उसने कहा था कि सर्वव्यापी उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत सर्वदेशिक महत्व का है और कानून व शासन प्रणालियां संसार की किसी भी हिस्से में समान रूप से लागू किया जा सकता है। मिल ने बेंथम की इस धारणा का खंडन करता है और कहता है कि प्रत्येक देश और जाति का अपना इतिहास और परंपराएं अलग होती है। इतिहास और परंपरा का विकास उस देश की परिस्थितियों के अनुसार होता है, इसलिए प्रत्येक देश की शासन प्रणाली वहाँ की परंपराओं इतिहास से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है। आगे कहा कि राजनीतिक बनाम नैतिक सिद्धांत। बेंथम का विचार था कि राज्य के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा स्वार्थपूर्ण कारणों पर आधारित है। राज्य का आदेश मानने के पीछे उनकी कोई नैतिक बाध्यता नहीं है। राज्य अपने नागरिकों का सुख बढ़ाने तथा पीड़ा कम करने के लिए अस्तित्व में रहता है। बेंथम ने इस बात पर भी बल दिया है कि विधि निर्माता एवं शासक वर्ग सामाजिक नीतियों के निर्धारण तथा विधि निर्माण में सुख के सिद्धांत का प्रयोग करे। लेकिन मिल ने जो है इस विचार का खंडन करता है और बेंथम की उपयोगितावाद सिद्धांत में परिवर्तन करते हुए कहता है कि मनुष्य के राज्य के प्रति कुछ सार्वजनिक कर्तव्य और दायित्व भी होता है। आगे है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व। मिल ने व्यक्ति के स्वतंत्रता सिद्धांत में भी संशोधन कर डाला है। बेंथम ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में व्यक्ति के सुख को प्राथमिकता दी। उनका कहना था कि मनुष्य स्वतंत्र होकर भी सुख को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मिल जो है स्वतंत्रता को विशेष महत्व देते हुए इसे उपयोगिता के सिद्धांत की अग्रगामिनी बताता है और स्वतंत्रता का अपना विशेष महत्व है और यह स्वयं एक साध्य है, उपयोगिता की प्राप्ति के लिए साधन नहीं हो सकता है, ऐसा मिल का मानना है। आगे जो है मनुष्य के जीवन और राज्य का लक्ष्य क्या है। बेंथम के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य उपयोगिता है। उसके अनुसार मनुष्य का चरम लक्ष्य आत्म अनुभूति न होकर सुख की प्राप्ति व दुख का निवारण है। इसके विपरीत मिल के अनुसार जीवन का लक्ष्य अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाना है। उसका कहना है कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसके व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाता हो, उससे जीवन सुखमय और श्रेष्ठ होता है। आगे बताया कि राज्य का आधार और कार्य। बेंथम ने व्यक्ति को व्यक्तिगत हित पर आधारित माना और उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए ही होता है, लेकिन मिल ने राज्य को व्यक्तिगत हित के बजाय व्यक्ति की इच्छा पर आधारित माना है। उनके अनुसार इच्छा संख्या का नहीं बल्कि गुण का प्रतीक है। जो इच्छा राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करती है वही आगे चलकर विश्वास का रूप लेती है। इसलिए जिस व्यक्ति का अपना विश्वास होता है वह सामाजिक शक्ति में उन सैकड़ों व्यक्तियों के बराबर होता है जिनकी भावना व्यक्तिगत हित से लदी रहती है, ऐसा मिल का कहना है। आगे आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप का समर्थन। बेंथम ने व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्राप्त करने के लिए उनको अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है।
और कहता है कि व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक प्रसन्नता में भी आनुपातिक वृद्धि होगी। इस प्रकार बेंथम ने हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है, लेकिन मिल जो है इसका खंडन करते हुए मानता है कि सार्वजनिक कल्याण का मार्ग इससे अवरुद्ध होगा। कारखानों तथा भू संपत्ति पर अमीर लोगों के एकाधिकार से बहुसंख्यकों के सर्वांगीण विकास में बाधा पहुंचेगी। अब आगे कहा है कि समाज का महत्व। बेंथम के अनुसार समाज एक कृत्रिम संस्था है। मिल के अनुसार समाज एक स्वाभाविक संस्था है। उसका विश्वास है कि स्वस्थ सामाजिक वातावरण में ही व्यक्तियों का सार्वजनिक कल्याण संभव है। उनके अनुसार नैतिकता का सामाजिक उद्देश्य होता है। इसी प्रकार समाज का भी आध्यात्मिक तथ्य होता है और वह है समाज के समस्त लोगों का आध्यात्मिक कल्याण करना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक सुख की कामना और उसकी प्राप्ति करना चाहिए। आगे है मतदान प्रणाली। बेंथम ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन करता है, लेकिन मिल ने खुले मतदान प्रणाली का। मताधिकार के संबंध में बेंथम ने कहा कि सबको मत देने की बात कही है, लेकिन मिल ने इसका खंडन करते हुए कहा कि शिक्षित, ज्ञानी, उत्तरदायी और बुद्धिमान लोगों को ही मताधिकार प्राप्त करने की अधिकार होना चाहिए। उनका मानना है कि मतदाता इतना विवेकशील तो अवश्य होना चाहिए जो उचित और अनुचित में जो है भेद कर सके। आगे स्त्री का मताधिकार। बेंथम इसका उल्लेख नहीं किया है, जबकि मिल ने स्त्री के मताधिकार पर जोर दिया है। प्रजातंत्र पर विचार। बेंथम ने प्रजातंत्र को हर परिस्थिति में उपयुक्त माना, जबकि मिल ने केवल उस समाज में ही सफल माना जहाँ के व्यक्तियों का चरित्र उत्कृष्ट हो। उसने विभिन्न समाजों के लिए अलग अलग शासन प्रणालियों को समर्थन किया है। ये जो है मिल के द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किया। अब आगे जो है हम कह सकते हैं कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, लेकिन वह उपयोगितावाद की रक्षा करते समय इतनी दूर चला गया, यानी कि इतना संशोधन किया कि उनका जो अपना जो सिद्धांत था वह बेंथम के उपयोगितावाद में लुप्त हो गया। उसने स्वयं को उपयोगितावाद का व्याख्याता बताकर किसी नवीन सिद्धांत का संस्थापक होने का पद से भी वंचित हो गया। इसलिए सेबाइन ने कहा है कि मिल की सामान्य स्थिति यह है कि उसने पुराने उपयोगितावादी सिद्धांत का एक अत्यंत अमूर्त वर्णन किया, परंतु सिद्धांत में ऐसे समय शुरू किया कि अंत में पुराना सिद्धांत जो है समाप्त हो गया, किंतु उसके स्थान पर किसी नवीन सिद्धांत की स्थापना भी नहीं कर सका। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बेंथम की उपयोगितावाद में किए गए परिवर्तन में जो नया सिद्धांत उभरा है वह उपयोगिता के स्थान पर एक अनुवर्ती यानी कि ट्रांजिशनल प्रदर्शन है। उसके प्रयासों से इसमें उपयोगितावाद का अंश मात्र भी रह जाता है। इसलिए मिल के जो संशोधन किया है इसका भी जो है भारी आलोचना का इनको शिकार होना पड़ा। तो इनकी क्या आलोचनाएं किया गया है, मिल के जो संशोधन किया है बेंथम के उपयोगितावाद में, तो इसकी किस प्रकार से आलोचना हुई है इसे आइए हम जानते हैं। बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा किए गए परिवर्तनों के कारण उनके निम्न आधारों पर आलोचना हुआ है। मिल ने सुख के गुणात्मक पहलू पर जोर दिया, लेकिन यह भूल जाता है कि सुख को मात्रा व गुण को भी नहीं मापा जा सकता है, इसलिए उसकी सुख मापक गणना विधि ही गलत है। दूसरा है कि मिल का स्वतंत्रता का सिद्धांत भी दोषपूर्ण है। वह अधिकारों की कोई बात नहीं करता है, इसलिए समानता और अधिकारों के अभाव में
उसका स्वतंत्रता जो है विचार दोषपूर्ण हो जाता है। आगे कहा है कि मिल ने सीमित अधिकार का समर्थन करके लोकतंत्र की आधारशिला पर प्रहार किया है। वह प्रजातंत्र का समर्थक होने के बावजूद भी धनी व शिक्षित लोगों के लिए ही मताधिकार की बात करता है, जो कि यह प्रजातंत्र की भावना के खिलाफ है। आगे उनका कहना है कि सुखवादी दृष्टिकोण अतार्किक है। वह कहता है कि व्यक्तिगत कल्याण सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करता है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सुख मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है, इसलिए सार्वजनिक सुख भी समाज के सभी व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर सका कि सार्वजनिक कल्याण से व्यक्ति का कल्याण में भी वृद्धि होगा। आगे है कि मिल का राज्य द्वारा हस्तक्षेप का सिद्धांत संदिग्ध व अस्पष्ट है। उसने अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित बेंथम के राज्य की निंदा तो की है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर सका है। अहस्तक्षेप की नीति का त्याग करने पर राज्य में संघों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए वह संघों के रचनात्मक महत्व पर कुछ कहने में असफल हो जाता है। आगे आलोचकों का कहना है कि मिल के उपयोगितावादी दर्शन में मौलिकता का गुण नहीं है। उनका कहना है कि मिल ने बेंथम के ही सिद्धांत को तोड़ मरोड़ करके जो है पेश किया है। अब जो है बेंथम के उपयोगितावाद को और उदार और मानवीय बनाया है मिल ने। उसने बेंथम के उपयोगितावाद की अपर्याप्तता व उसकी अपूर्णता को दूर करने का प्रयास किया। अनेक आलोचकों के बावजूद भी मिल की जो संशोधन किया है उसमें अच्छाई है, क्योंकि उपयोगितावादियों में मिल का ही सिद्धांत सबसे अधिक बोधगम्य, स्वीकार्य और संतोषजनक पाते हैं। उसने बेंथम के उपयोगितावाद को आधुनिक बनाने का भी प्रयास किया है, इसीलिए उनका व्यक्ति उपयोगितावादी दर्शन राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये जो है मिल की द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किया है समाप्त होता है। धन्यवाद।